नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा। ये शुभांकर मिश्रा हैं। इन्हें आप तो जानते ही होंगे। आज तक के बहुत बड़े फेमस एंकर रहे हैं और हाल फिलहाल में इनका यूट्यूब पर लगभग 50 लाख से भी ज्यादा एक बड़ा अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है। अब हाल ही में इन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया है, जिससे रिलेटेड इन्होंने एक वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। लेकिन जिस तरीके से अभी शुभांकर मिश्रा एनडीटीवी गए हैं, ये वही एनडीटीवी है जिसे रवीश कुमार ने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था ये आपको मुझे बखूबी पता है। और आज के दौर में पत्रकार बड़े बड़े चैनलों को क्यों छोड़कर जा रहे हैं ये भी आप सबको बखूबी पता होगा। आ, ये एक कुछ 10 से 11 महीने पुरानी वीडियो है जिसमें शुभांकर मिश्रा खान सर, जो कि जीएस के एक बहुत बड़े टीचर हैं, काफी फेमस टीचर हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इनके करीब 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो इनके कोचिंग में ये जाते हैं शुभांकर मिश्रा, और वहां पे कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि भाई मैंने आज तक अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से छोड़ा है, मुझे निकाला नहीं गया है। हालांकि खान सर इस पे भाई चुटकी ले लेते, भाई खान सर तो खान सर ही हैं। उन्होंने इसमें चुटकी ले ली कि अच्छा किया, अच्छा किया, छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, सही किया। मैंने आज तक से रिटायरमेंट लिया था। मैं पहला एंकर था जिसे टीवी से निकाला नहीं गया था, स्वेच्छा से छोड़ के गया था। तो ये थॉट आया मेरे मन में, अच्छा किया। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छा किया। तो इसका रीजन क्या था? इसका मतलब है कि खुद खान सर भी जानते हैं और शुभांकर मिश्रा, समझ रहे हैं आप इस बात को। अगर उन्होंने, खान सर ने ऐसा बोला है कि सही किया जो तुमने आज तक छोड़ दिया, इसका मतलब है कि खान सर तो जानते हैं, लेकिन खुद शुभांकर मिश्रा भी ये चीज जानते हैं कि आज तक जैसा बड़ा चैनल किस तरीके से पत्रकारिता के नाम पे समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है। ये आप हम सबको बहुत, मतलब ऑब्वियसली ये चीज हमें पता ही है। तो उसमें जिस तरीके से आप गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैंने अपनी इच्छा से आज तक छोड़ा है और मुझे निकाला नहीं गया है, तो जनाब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निकाला उन पत्रकारों को जाता है जो सरकार से सवाल करते हैं। निकाला उन पत्रकारों को जाता है जो असल में जनता की आवाज चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। निकाला उन पत्रकारों को जाता है जो असल में पत्रकारिता करके जनता के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे बड़े बड़े पत्रकारों को चैनल से निकाला गया था। आज उनके भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, जनता के हित में जिस तरीके से वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, ये बेहद सराहनीय है। क्योंकि अगर आप एक पत्रकार हैं तो पत्रकार होते हुए आपको एक पत्रकारिता का ईमान धर्म तो निभाना पड़ेगा। जहां पे आप कहीं चूक गए, आपने जिस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, ये बेहद काबिले तारीफ रहा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास इतना इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस होता है, और जब एक व्यक्ति इतने रेप्यूटेड बड़े ब्रांडेड चैनल को छोड़कर अपना प्लेटफॉर्म खोलता है, तो जनता उसे एक बड़ी आस भरी नजरों से देखती है कि अब ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे आया है, तो अब तो ये मेरी आवाज उठाएगा और जनता तक जनता की आवाज पहुंचाएगा, माफ कीजिएगा, सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाएगा। लेकिन आपने जिस तरीके से, अभी मैंने आपके कई सारे, मतलब इनके हमने पॉडकास्ट देखे, देखते ही एक चीज तो ये समझ में आ गई कि जनता के हित की बात तो इतना कहीं नहीं दिखी, लेकिन हाँ, इमेज क्लीनिंग बहुत शानदार तरीके से की गई है। पॉडकास्ट के नाम पे जिस तरीके से कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा फ्रॉडस्टर हो, कितना ही बड़ा तिहाड़ी हो, इमेज क्लीनिंग का काम बड़ा शानदार तरीके से किया गया है। मसलन अभी जैसे हम सुधीर चौधरी का ही पॉडकास्ट ले लें। बहरहाल इस पॉडकास्ट को तो मैं स्पेशली अगली वीडियो में कवर करूंगी। इस पे तो जरूर से एक वीडियो हम लाएंगे कि किस तरीके से एक इमेज क्लीनिंग का काम किया गया है इस पॉडकास्ट के द्वारा, वो भी उस एंकर का जिसने समाज में उस कदर नफरत फैलाने की कोशिश करी है कि आज अगर हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, आज अगर हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, तो अगर हमारे आसपास कोई मुस्लिम परिवार है तो हम शायद उसे देख भी नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे से अच्छे से नजर भी नहीं मिला पाते हैं।
क्योंकि अजीब सी कहीं ना कहीं एक कड़वाहट एक दूसरे के मन में इतनी बुरी तरीके से भर दी गई है कि जो हिंदू मुस्लिम परिवार एक साथ बैठ के कभी बातचीत किया करते थे, चाय वगैरह पिया करते थे, मुझे नहीं लगता कि आज वो मतलब आराम से बैठ के बातचीत किया करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक खटास तो देखिए इन चैनलों ने पैदा कर दी है। आपको तो उधर लाखों में सैलरी मिल जाती है, लेकिन आपने जो काम किया है उसका डायरेक्ट हम जनता पे क्या असर पड़ता है, ये काफी चिंताजनक है और यही मेरी चिंता है। मसलन जैसे अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आपने ऑपरेशन सिंदूर, आई गेस शायद ये इनकी मोस्ट व्यूड वीडियो थी ऑपरेशन सिंदूर। आपका अगर इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस, आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपने एक भी बार मोदी सरकार से ये सवाल क्यों नहीं किया कि आक्रेशन की आखिर इस चीज की नौबत ही क्यों आई कि हमारे देश के बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर कहाँ इंटरनल सिक्योरिटी लैप्स हो गया जो आतंकवादियों में डर ही नहीं रह गया है। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी पॉपुलर वीडियो तो निकाल दी, लेकिन आपने कहीं भी एक भी बार मोदी सरकार से, सत्ता में बैठी केंद्र सरकार से ये सवाल करने की कोशिश की कि भाई आखिर क्यों ऐसी नौबत ही क्यों आई कि हमारे बेकसूर लोगों को जान गंवानी पड़ी। आपने तो 370 हटा के कश्मीर में एक अलग तरीके का जादू चला दिया था। तो आखिर इतनी हिम्मत आतंकवादियों में आ कहां से गई? आपकी कानून व्यवस्था रहते हुए इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? चलिए मान भी लिया कि ठीक है, मान लीजिए हमला हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी लैब्स हो गई, हमने वो भी मान लिया। उसके बाद भी आज तक उन आतंकवादियों के स्केचेस भी हमारे पास ढंग से नहीं आ पाए हैं। इवन खबरें ये आ रही हैं कि जो स्केचेस पहले मिले थे वो फर्जी थे, वो है ही नहीं, वो असल में वो आतंकवादियों की पहचान है ही नहीं। तो मान लीजिए हमला हो भी गया, लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई? आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पे फिल्म बना ली, 10 तरीके के प्रोपेगेंडा चला दिए गए, लेकिन मतलब उन 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 कश्मीरी पंडितों के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भर भर के वोटिंग अब मांगी जाएगी। बिहार चुनाव आ रहा है, भर के प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, लेकिन एक भी बार आपने इससे जुड़ा कोई भी सवाल अपने पॉडकास्ट, अपने सो कॉल्ड चैनल पे किया? इतना ही नहीं, अगर अभी आप दोस्तों, ये खबर मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये खुद आपकी ही ग्रुप की खबर है, इंडिया टुडे की एक खबर है कि एफएटीएफ, या सीधे तौर पे मैं बोलूँ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की फंडिंग करी। किस वक्त? बिल्कुल उसी वक्त करी जब पहलगाम हमला हुआ था। और फिर हम छाती ठोक के बोलते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो एकदम डंका बोल रही है, एकदम डंका बज रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। एकदम बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तो एकदम मोदी जी विश्व गुरु बने हुए हैं। अगर इतने ही विश्व गुरु बने हुए थे तो क्यों आईएमएफ ने उस पाकिस्तान को फंडिंग दी, वो भी उस वक्त जब हम खुद अपने दर्द से करा रहे थे, तमाम मौतें हो गई थी, औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, कितने लोगों ने अपनों को गवा दिया। उस दर्द के दौरान ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंडिंग दे दी, और ऑब्वियस ही बात है ये सब एक तरीके की डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेरर फंडिंग में ही काम आता है। तो तब क्यों आपकी सरकार चुप रही? क्यों अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इस चीज को लेके आपने आवाज नहीं उठाई? खबरें छप गई कि दिल दुख रहा है, ये हो रहा है, ये तो सीधे तौर पे नीम पर करेली जैसी हालत हो गई ना हम लोगों की। तो कि हमें तो अपनी बेकसूर लोगों की जानें भी गंवानी पड़ी, और बदले में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को पीछे से फंडिंग मिल रही है। ऐसे तमाम तरीके के सवाल क्यों आपके पॉडकास्ट में, आपके यूट्यूब चैनल्स पे आखिर क्यों इस तरीके के सवाल जवाब नहीं किए गए? आखिर क्यों मोदी सरकार से इस तरीके के सवाल नहीं किए जाते हैं कि भाई कहाँ गई आपकी फॉरेन पॉलिसी जो पहलगाम में मारे गए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? मैंने कई वीडियोस देखी, अभी हाल फिलहाल की एक वीडियो देखी शुभंकर मिश्रा जी के चैनल पे, जिसमें वो 2025 को काफी बुरा बता रहे हैं कि मतलब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया, महाकुंभ हो गया, फिर दिल्ली में स्टैम्पीड हो गई, यही प्रयागराज एक्सप्रेस को लेके, मुंबई लोकल ट्रेन वाले हादसे को लेके उन्होंने काफी गहरा दुख जताया, पहलगाम को लेके उन्होंने आपत्ति जताई। लेकिन इन सब में जो एक कॉमन लूप निकल के आया, सरकार की लापरवाही, इसे लेके उन्होंने एक भी सवाल नहीं किए। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि
बड़े अनलकी रहे हैं हम लोग, 2025 बहुत खराब रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही रही है, कहीं ना कहीं बहुत कमी रही है, ये हुआ है वो हुआ है, मतलब दुनिया भर की इधर इधर उधर की बातें हो गई, लेकिन एक भी मुद्दे की बात नहीं हुई भी कि भाई आखिर क्यों ये हादसे हुए। क्या हम इतना जो टैक्स दे रहे हैं, हम आम जनता होके इतना जो टैक्स दे रहे हैं, अगर हमें बेसिक सुरक्षा ही नहीं मिल पा रही है, अगर हमें बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं मिल पा रही हैं, हम कहीं भी भगदड़ में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी हम ऐसे ही मार दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि अगर हम नॉर्मल आम आदमी को इतना टैक्स पे करने के बाद भी पब्लिक प्लेसेस पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे अगर हमें बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक प्रोटेक्शन, हमारी जो एक बेसिक सुरक्षा की नीड है, इतना टैक्स पे करने के बावजूद भी अगर हम आम इंसानों को बेसिक सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है, तो भाई किस चीज का काम कर रही है सरकार। आखिर ये इन तरीके के सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं। महाकुंभ में भीड़ में लोग मरे, आखिर क्यों सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई प्रॉपर पुख्ता इंतजाम नहीं थे। और चलिए मान लिया इतनी बड़ी भीड़ है, अनकंट्रोलेबल होता है, पहले भी ये हिस्ट्री चली आई थी, तो आपने उस अखिलेश यादव वाले टाइम की माला जब जब के क्यों बार बार अपने कमियों को कवर किया। ठीक है, माना उस समय भगदड़ में कई लोगों की जान गई थी, तो आपने उनसे क्या सीखा। आपने उससे सीखी कौन सी इतनी बड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया। आपने भी तो वही किया ना जो पुरानी सरकारों में हुआ है। लोगों की तो अल्टीमेटली जान गई ना। अगर ये महाराष्ट्र मुंबई ट्रेन की बात करें तो भाई कौन सी आपने सुरक्षा इंतजाम हमारे आम पैसेंजर्स को दिलवाए। आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक क्लोजिंग वाला डोर लगेगा, तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक डोर आखिर पहले क्यों नहीं लगा। आखिर क्यों हर बार इस चीज का इंतजार किया जाता है कि पहले हादसा हो उसके बाद हम इस तरीके की फैसिलिटी देंगे, ये जानते हुए भी कि मुंबई की लोकल ट्रेन वहां के लोगों के लिए लाइफलाइन है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के लिए तो अभी मैंने वीडियो ही बनाई है कि किस तरीके से पिछले साल ही फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ये साफ तौर पर बताया था कि भाई प्लेन में खराबी है। डीजीसीए के ऑफिशियल्स ने किस तरीके से इतनी बड़े स्तर पे लापरवाही बरती है, किसी तरीके का कोई फिजिकल मेंटेनेंस नहीं हुआ था, किसी तरीके का कोई भी ऑडिट नहीं हुआ था, सब पेपर पे था, फिजिकली कुछ नहीं था। तो आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेके शुभांकर मिश्रा जो कहते हैं कि भाई हम तीखे सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, तो ये इस तरीके की बड़ी बड़ी लाइन तो आज तक की हल्ला बोल और ठोक के बोल और इन तरीके की, मतलब बहुत बड़े बड़े चैनलों में भी इस तरीके की बातें तो की जाती है कि अब उठेगी जनता की आवाज, अब होंगे तीखे सवाल, ये होगा वो होगा। लेकिन तीखे सवाल होंगे किससे। के सवाल तो पूछ रहे हो, लेकिन किससे ये तो बताओ। हर बार विपक्ष से ही सवाल क्यों होता है, बल्कि उत्तर देने वाला उत्तरदायित्व तो सत्ता पक्ष का बनता है ना। तो क्यों हर बार सरकार को पर्दे में पीछे छिपा लिया जाता है। आप तो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म खोल के बैठे थे, तो क्यों आखिर इस तरीके के सवाल नहीं उठाए गए। बहरहाल जिस तरीके से शुभांकर मिश्रा का अभी हाल ही में ये जो फैसला है कि अब वो एनडीटीवी जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने यूट्यूब पे काम किया, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।